वाराणसी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU किसी न किसी वजह से हमेशा विवादों में रहता है। एक बार फिर विवाद की वजह बनी है BHU में होटल मैनेजमेंट के कोर्स के सेमेस्टर 2 में छात्रों से पूछा गया सवाल। छात्रों के एग्जाम पेपर में बीफ पर सवाल पूछा गया, जिसके बाद छात्र भड़क गए और कुल सचिव से मिलकर क्वेश्चन पेपर बनाने वाले शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की। अगर तुम जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। फिर विवादों में BHU। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों का संग्राम। बीफ पर सवाल, स्टूडेंट्स का बवाल। होटल मैनेजमेंट के सेमेस्टर 2 एग्जाम में पूछा गया एक सवाल विवादों की जड़ बन गया। असल में मैनेजमेंट ने छात्रों से बीफ और उसके वर्गीकरण का सवाल पूछ लिया। फिर तो छात्र एग्जाम हॉल में ही भड़क उठे। उन्होंने तुरंत बवाल शुरू कर दिया। क्वेश्चन पेपर में बीफ पर 3 मसलों पर सवाल थे। सवाल नंबर 1, बीफ क्या है? सवाल नंबर 2, बीफ का वर्गीकरण करें। सवाल नंबर 3, बीफ बनाने की विधि क्या है? इन सवालों को देखते ही छात्र भड़क उठे। उनका गुस्सा एग्जाम हॉल में ही दिखने लगा। इसके बाद छात्रों ने आगे एग्जाम देना उचित नहीं समझा और विरोध प्रदर्शन करने लगे। आज जो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप लोग देख रहे हैं कि गौ मांस को लेकर के, बीफ को लेकर के जो पेपर पूछे जा रहे हैं, ये कितनी निंदनीय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए कि जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का था पूज्य महामना जी ने किया, जिनका ध्येय था कि पूरे देश में गौशालाएं स्थापित हो, जिनका ध्येय था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिनके प्रेरणा से गौशाला है महामना के समय से, उस विश्वविद्यालय में इस तरह के क्वेश्चन पूछा रहे जो बहुत ही निंदनीय है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और सभी जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस पर जल्द कार्रवाई, जो भी प्रोफेसर इसमें जोशी हो, जो भी उन पर त्वरित कार्रवाई। बीफ पर सवाल के खिलाफ नाराज छात्र केंद्रीय कार्यालय में कुलपति से मिलने पहुंचे, लेकिन वो अनुपस्थित मिले। इसके बाद छात्रों ने कुल सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि बैचलर ऑफ वोकेशनल्स के द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र में बीफ क्या है, इसका वर्गीकरण करने, बनाने की विधि पर सवाल पूछा जाना गलत है। मेरा नाम मृत्युंजय तिवारी है। हम लोगों ने आज जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कपितय विधर्मी लोग हैं, जिन लोगों ने आबो हवा खराब करने की कोशिश करी है, आपको बताएं कि एक प्रश्न पत्र में बीफ क्या है इसके बारे में पूछने की मतलब ये सुनियोजित तरीका था। उन्होंने पूछा है तो ये कोई अचानक से हुआ नहीं है। इसके पहले भी कुलपति महोदय इफ्तार पार्टी आयोजित करके इन लोगों को बढ़ावा दे चुके हैं। इस संदर्भ में हम लोगों ने बीफ के सवाल पर मिल के, कुलपति जी नहीं थे तो रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया हम लोगों ने और मांग किया है कि जो दोषी हो उसको उचित कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का मानना है कि गौवंश के संरक्षण के लिए एक और कई काम किए जा रहे हैं। दूसरी ओर एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल पूछना वाकई नियत पर सवाल खड़े करता है। वैसे भी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमेशा गौ हत्या के खिलाफ रहे। अब छात्रों की मांग है कि कोर्स की कोऑर्डिनेटर, पेपर बनाने वाले शिक्षक सहित अन्य जिम्मेदारों को बर्खास्त करने के साथ साथ उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक पेपर हुआ यहाँ होटल मैनेजमेंट में, उसमें बीफ से संबंधित क्लासिफिकेशंस पूछे गए, पर दुर्भाग्य है कि उस विश्वविद्यालय में पूछे गए जिसकी स्थापना उन महामना ने की थी, जो गौरक्षा से संबंधित कम से कम यहाँ उन्होंने 18-19 गौशालाओं की काशी में स्थापना की, खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो गौशाला की स्थापना की थी। हालांकि छात्रों ने ये भी चेतावनी दी है कि मामले पर जल्द ही अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इससे पहले भी अभी 3 दिनों पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कैंपस में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और छात्रों ने हैज पर BHU प्रशासन और कुलपति के खिलाफ पोस्टर लगाकर उसके आगे बीन बजाई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। अरे फीस तो वापस करनी होगी। रिपोर्ट भारत 24।
और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण की। आज बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले पार्टी ने 62 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि आज 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद हिमाचल प्रदेश के कुल 68 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी यहां से सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टक्कर के लिए खड़ा किया है। हालांकि कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है। पार्टी ने यहां अब तक कुल 46 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सीएम जयराम ठाकुर पिछली बार की तरह इस बार भी सिराज सीट से ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कल उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। मंडी जिले की सिराज सीट से वो 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा जंजैहली में कल उन्होंने पर्चा भरा। आपको बता दें, बीजेपी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कुल 6 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि 10 सिटिंग विधायकों के टिकट पार्टी ने काट दिए हैं। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने पहली लिस्ट में 62 सीटों का ऐलान कल किया और आज बाकी 6 सीटों पर भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आज किन किन सीटों पर बीजेपी ने किसको टिकट दिया है, ये अब आपको जानकारी दे दें। बीजेपी की जो आखिरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, उसके बारे में आपको बता दें। कांगड़ा का देहरा विधानसभा क्षेत्र रमेश धवाला को टिकट दिया गया है। कांगड़ा की ज्वालामुखी विधानसभा सीट पर रविंद्र सिंह रवि को टिकट दिया गया है। कुल्लू जिले की कुल्लू विधानसभा सीट महेश्वर सिंह को वहां से टिकट दिया गया है। हमीरपुर जिले की बड़सर विधानसभा सीट माया शर्मा को वहां से टिकट दिया गया है। ऊना जिले का हरोली विधानसभा क्षेत्र, वहां से रामकुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शिमला जिले की रामपुर विधानसभा सीट कौल नेगी को वहां से टिकट दिया गया है। और इन 6 सीटों में से एक सीट हमीरपुर जिला की बड़सर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने महिला पर दाव खेला है। बाकी सीटों पर पुरुष उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि आज ऐलान की गई 4 सीटें बड़सर, कुल्लू, रामपुर और हरोली पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कब्जा है, जहां बीजेपी के लिए इन सीटों को जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। और बीजेपी से पहले कांग्रेस ने भी परसों अपनी पहली लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने 46 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जबकि 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को अभी होल्ड रखा गया है, जिसका ऐलान भी कांग्रेस जल्द ही कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी सभी 68 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। किन्नौर के विधायक को छोड़कर कांग्रेस के मौजूदा 20 में से 19 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। शिमला ग्रामीण सीट से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है। पार्टी के मुताबिक बाकी बची सीटों का कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो पहली लिस्ट जारी हुई है, सबसे पहले उसमें से निकली 5 बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 20 में से 19 विधायकों को टिकट दिया गया है, 7 पूर्व मंत्रियों को भी टिकट मिला है, 46 में से सिर्फ 3 महिलाओं के नाम शामिल हैं, 6 नए चेहरों को मौका दिया गया है, 13 उम्मीदवार सियासी घरानों के हैं। कांग्रेस हाईकमान ने टिकट बंटवारे में युवाओं के जोश और बुजुर्गों के होश के समावेश की कोशिश की। पार्टी ने 29% युवा वोटर्स को देखते हुए 46 में से 10 सीटों पर युवा चेहरों को चुनावी समर में उतारा है। इनमें कुछ पहले भी विधायक रह चुके हैं, कुछ नए चेहरे भी मैदान में उतारे गए हैं। और दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर एक ओर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इजाजत के लिए याचिका डाली गई है, तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी खूब गर्मा गई है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अभी तक इजाजत नहीं दी है। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अब इसी बयान को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और उसे हिंदू विरोधी तक बता दिया है। आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड और हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर से उजागर हो चुका है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी मुखर है। बीजेपी के शब्दों के बाढ़ से आपकी ऐसी स्थिति हो गई है कि उसे ना घोटते बन रहा है, ना ही उगलते। हर बार अपने बयान से खुद ही फंसने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से बयान देकर फंस चुकी है।
और बीजेपी ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया है। दिवाली आने में एक हफ्ते का भी वक्त नहीं बचा है। चूंकि दीपावली रोशनी का त्योहार है, तो हर कोई इसका जश्न पटाखों से भी मनाना चाहता है। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बार साफ चेतावनी जारी कर दी है कि दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है। ऐसे में अब आम आदमी क्या करे, क्योंकि आम आदमी की पार्टी ने ही दिवाली पर जश्न के खिलाफ फरमान जारी कर दिया है। अब बीजेपी को ये मुद्दा मिला तो पार्टी ने आप पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी का बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको घेरा, तो दूसरी ओर बीजेपी के हरीश खुराना ने भी ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया, जिसमें आप सरकार में मंत्री बनाए जाने पर राजकुमार आनंद के समर्थक पटाखे फोड़ते नजर आए। इसी वीडियो को लेकर बीजेपी ने आपको हिंदू विरोधी बता दिया। फायर क्रैकर्स, जिसको मुख्य कारण भी नहीं माना गया है एयर पोल्यूशन का, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिंदुओं के लिए तो मना है कि वो दिवाली में फायर क्रैकर पटाखे ना जलाए, परंतु जब उनके एमएलए राजकुमार आनंद मंत्री बनाए जाते हैं और उनके समर्थक फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, सड़कों पर पटाखे जलाते हैं, तो वो सेकुलर पोल्यूशन कहलाता है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, परंतु हिंदू अगर पटाखे जला ले तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। वैसे भी आपके हिंदू विरोध में गाथा लंबी है। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और आम आदमी पार्टी की गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी अपनी बदजुबानी को लेकर चर्चा में आए थे। उन्होंने पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद दिल्ली में एनसीडब्ल्यू ने उन्हें समन जारी किया था और उनके दिल्ली आने पर इटालिया को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि हिरासत से छूटते ही इटालिया ने भी पलटवार किया था। उससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम पर भी हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम दशहरे के दिन दिल्ली के करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इसी कार्यक्रम में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और न ही उन्हें ईश्वर मानेंगे, और उनकी इन बातों का कार्यक्रम में शामिल हुए हजारों की संख्या में लोगों ने दोहराया था। ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा, मैं गौरी गणपति। इन्हीं फेहरिस्त के आधार पर बीजेपी आपको हिंदू विरोधी बता रही है और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश विदेश में बढ़ती यात्राओं के बीच पिछले कुछ समय में प्राइवेट जेट का इस्तेमाल बढ़ा है। एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि इस साल पहले 8 महीनों में ही सिर्फ अमेरिका में ही 27 लाख उड़ानें दर्ज की गई। ईंधन महंगा लेकिन प्राइवेट जेट के इस्तेमाल में बढ़ोतरी। हैरान करने वाला ये तथ्य सामने आया है एयरबस कॉरपोरेट जेट्स की एक रिसर्च में, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में कंपनियां प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल ज्यादा करने लगी हैं। 2022 में अगस्त महीने तक अमेरिका में प्राइवेट जेट्स ने 27.6 लाख उड़ानें भरी। तो आखिर क्या वजह है कि ईंधन महंगा होने यानी हवाई सफर महंगा होने के बावजूद कंपनियों में प्राइवेट जेट्स के इस्तेमाल का चलन बढ़ रहा है, जबकि प्राइवेट जेट्स में सफर करना आम कमर्शियल उड़ानों की तुलना में और महंगा हो जाता है। इसके बारे में रिसर्च में बताया गया है कि कंपनियों को लगता है कि प्राइवेट जेट के इस्तेमाल से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हालांकि ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों की सुविधा के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करती हैं। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई भी कई बार टीम इंडिया के खिलाड़ियों की यात्रा के लिए प्राइवेट प्लेन्स हायर करता है। बड़ी कंपनियां जेट्स हायर करने की जगह उन्हें खरीदना ही ज्यादा पसंद कर रही हैं, ताकि वो अपने कर्मचारियों को हमेशा निजी विमान से ही यात्रा करा सकें। 74% कंपनियां अगले 2 साल में
बिजनेस जेट का ज्यादा इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। और खास बात ये कि ये कंपनियां जेट्स किराए पर नहीं बल्कि खरीदने के पक्ष में हैं। 1/3 से अधिक कंपनियां जिनके पास प्राइवेट जेट नहीं है वो भी जल्दी ही निजी विमान खरीदने की प्लानिंग कर रही हैं। रिसर्च के मुताबिक 65% कंपनियां नियमित तौर पर प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करती हैं। 33% कंपनियों ने कोरोना काल में प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल किया। 2022 में अब तक 700 नए प्राइवेट जेट बेचे गए हैं। 2032 तक 8500 नए प्राइवेट जेट तैयार किए जाएंगे। इनकी कुल कीमत करीब 22.5 लाख करोड़ रुपए होगी। प्राइवेट जेट्स के बढ़ते क्रेज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2022 की तुलना में अगले साल यानी 2023 में नए बिजनेस जेट की डिलीवरी 17% ज्यादा होने का अनुमान है और इन पर खर्च भी करीब 20% ज्यादा होगा। यानी दुनिया को कोरोना से आर्थिक नुकसान और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए विपरीत हालात के बावजूद निजी हवाई उड़ानों की संख्या और रफ्तार में आगे और तेजी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।